अरे शेखर भाई, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये पैसा तेरी हलक में से हाथ डाल के निकाल लूंगा। तो तुम्हारी इस बात को मैं क्या समझूं सोनम? धमकी या कुछ और? सुंदर, कमीनेपन में तो मैं तेरा बाप हूं। सुन, अब जब भी हलचल के इलाके में आए तो नजरें नीचे और जुबान पे ताला होना चाहिए। पसंद आया शेखर को तुम्हारा ये अंदाज भी पसंद आया। तेरे की, अरे संतराम जी पहले बता देते, अरे कम से कम बेचारे की आरती तो नहीं उतारता। बस एक दाव, एक दाव। वैसे ही तुम्हारी अदाओं ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मिलता हुआ चलूं। मिल लिया, चल जा। अरे शेखर भाई, बस ये दाव मिल जाए। भाई इंसानों से गलती होती है, हलचल से हो गई तो कौन सी बड़ी बात। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल इंडिया वॉइस। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम हर रोज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जो नायक से खलनायक बने हैं। छत्तीसगढ़ से फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाले और भोजपुरी फिल्म में एंट्री करते ही धमाल मचाने वाले अभिनेता, शानदार अभिनेता समर चतुर्वेदी, जिनके अभिनय का हर कोई कायल है। समर चतुर्वेदी जी, इंडिया वॉइस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले समर जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सौरभ, आप बताइए कैसे? मैं भी बहुत बढ़िया। समर जी, पहला सवाल, लॉकडाउन चल रहा था, अब धीरे धीरे लॉकडाउन की स्थिति जो है वो पटरी पर आ रही है, दिनचर्या शुरू हो गई, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं डर का आलम तो है। अब डर ये नहीं है कि लॉकडाउन खत्म हो, अब डर ये है कि भविष्य में होगा क्या। जी कब हमारी वो शूटिंग वाले सुनहरे दिन लौटेंगे, जी कब जिंदगी फिर से आम पटरी पर आ पाएगी। जी। क्योंकि अब कल 8 तारीख है, कल से मॉल खुल जाएंगे, हम्म। अभी स्कूलों के खुलने की बारी नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं अभी भी जिंदगी डर के साए में ही जिंदगी। बिल्कुल। समर जी, अब एक सवाल ये कि आप नायक से खलनायक बने हैं, जी तो इसके विषय में आप थोड़ा दर्शकों को बताएं। सौरभ भैया, क्या था कि मैं जब भोपाल में थिएटर करता था, और जी। भोपाल में तकरीबन मैंने अपनी बाल्यावस्था से ही थिएटर शुरू कर दिया था। हाँ। थिएटर में एक लंबा समय गुजारने के बाद जब बंबई जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पिताजी को थोड़ा सा मनाना पड़ा, क्योंकि पिताजी चाहते थे कि एक एकेडमिक डिग्री लेने के बाद आप इस करियर में जाए, क्योंकि इनसिक्योरिटी बहुत है। तो उनकी असुरक्षा भी, उनकी दृष्टि भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि बहुत असुरक्षित सी जगह है। जी। जब बंबई पहुंचे तो बंबई पहुंचने के बाद मुझे कुछ चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं वहां कलाकार बनने गया था। बिल्कुल। तो मेरे पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था कि मैं ये पसंद करूं और ये पसंद ना करूं। जी तो मैंने जो सामने आता गया मैं वो काम करता गया। जी। मैंने अपना बंबई जाने के पहले, उसके पहले मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म कर चुका था, जो वहां की बहुत बड़ी गोल्डन जुबली हिट थी, जी जी। परदेसी के माया। तो उसका कहीं ना कहीं एक अनुभव मैं लेके गया था, अपने रंगमंच का अनुभव लेके गया था। और वो फिल्म करने के बाद मैंने एक और चैनल था, उस पे एक प्रोग्राम था एंकरिंग का, जनता एक्सप्रेस। जी। वो 2 साल करके मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को कैमरे के सामने एक सहज लाने की कोशिश करी। बिल्कुल। और जब मैं बॉम्बे पहुंचा, बॉम्बे पहुंचने के बाद सुजीत कुमार जी, जो भोजपुरी के पहले सुपरस्टार एक्टर माने जाते हैं, जी। मेरा सौभाग्य था कि मेरी पहली फिल्म के गॉडफादर ही कह लीजिए मेरे, हाँ। वो ही थे। जी। मेरी पहली फिल्म थी बलमा बड़ा नादान। हाँ। तो कलाकार बनने गए थे, नायक ऊपर वाले की दया से बन गए। रंगमंच का आपने जिक्र किया तो मुझे जैसा पता चला कि लगभग 16 साल तक आपने रंगमंच में अपना किरदार निभाया। वहां से निकलकर आप आए तो रंगमंच और फिर पर्दे पे आना
उस तरीके से मैंने देखा जो बड़े कलाकार हैं आप जैसे लगभग सभी रंगमंच से ही आते हैं, तो क्या वहां पे एक अलग तरीके का प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल जाता है या वहां आप लोगों को अपने आप को एक्सप्लोर करने या खुलने का मौका अच्छा मिलता है? क्या होता है कि हमने अपना रंगमंच शुरू किया था बाल्यावस्था में। हम्म। वो शुरुआती दौर का आकर्षण था। हम्म। पेपरों में फोटो आती थी, नाम जी आता था, स्कूल में आपका रुतबा बढ़ जाता था। जी जी। पर वो धीरे धीरे शौक जो था वो जुनून, और जुनून कब व्यवसाय में तब्दील हो गया ये पता ही नहीं चला। हम्म। रंगमंच कहीं ना कहीं आपकी कल्पनाशीलता को खोल देता है। हाँ। आपके सामने इतने चरित्र आ जाते हैं, आप लोगों को जो आसपास से गुजर रहे होते हैं उनमें भी चरित्र और पात्र ढूंढने लगते हैं। जी। आपकी कल्पनाशीलता को महसूस करा देता है रंगमंच की हम्म। हाँ ये है। जो आगे जाके सिनेमा में तो ये आप काम करते हैं, तालियां थिएटर में मिलती हैं, हम्म। वो आप देखने जाते हैं नहीं जाते नहीं पता। हाँ। लेकिन रंगमंच में आप जो कार्य कर रहे हैं हम्म। आपको उसका त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। हम्म। अगर आप कहीं डायलॉग भूल गए तो दर्शकों का आपको वहां से कमेंट आ जाएगा। आपने कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो वहीं से खड़े होके आपके लिए ताली भी बजाते हैं। बिल्कुल। तो रंगमंच कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक कलाकार की जिंदगी में हम्म। एक ऐसी नींव का काम करता है जो एक बुलंद इमारत के लिए बहुत जरूरी होती है। हम्म। समर जी, एक सवाल मेरा ये कि पहले आप नायक थे, फिर इसके बाद जब खलनायक बने, नायक का काम होता है फिल्मों में खलनायक को पीटना मारना, लेकिन जो जी शख्स पहले पीटता था फिर जब वो पिटने लगा, फिर कैसा अनुभव है? बहुत दर्द होता था। जी। पहले बड़ा मजा आता था हाँ। कि अ, बुरी बुराई को खत्म कर रहा हूं, हाँ। खुद बुरा बन। असल में देखिए, कहा नहीं जाता है और जब तक बड़ा नहीं होगा राम का कद भी उतना नहीं होगा। हम्म। तो बुराई जब ये था कि जब नायक बन के मार रहे थे तब चीजें ठीक रहे थे, कर रहे थे। हम्म। जब खलनायक बन के चीजें करने लगी तो समझ में आने लगा कि नहीं यार, कोई भी कार्य इतना कठिन या इतना आसान नहीं होता, सब कठिन होते हैं। हाँ। तो वो जो नायक के आगे खलनायक लग गया। जी। और इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि मैंने जब फिल्में कर ली, हाँ। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ फिल्में आना बंद हो गई। तब तक हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे अच्छे कलाकार आने लगे, मेरे पास कमोवेश कुछ काम कम हो गया। तो हम्म। हमारे एक डायरेक्टर थे शाद कुमार जी, वो एक फिल्म बना रहे थे, 4 हीरो थे और एक उनको विलन चाहिए था। हाँ। तो उन्होंने कहा वो फिल्म हमारे industry के ही हमारे बड़े भाई स्वरूप संजय पांडे भैया हम्म। वो करने वाले थे, पर किन्हीं कारणों से उन्होंने नहीं करी। हम्म। तो उसका नाम था, उन्होंने कहा चलो देखते हैं चॉकलेटी विलन, अब मरता क्या ना करता, मैंने भी हाँ कर दिया। शुरुआत में तो मुझे अच्छा लगा कि चलो ये कुछ एक कलाकार का दौर बदल रहा है, कुछ एक आपके लिए चैलेंजिंग आ रहा है, क्योंकि बात बहुत कहते थे कि मासूम चेहरा है, इसके ऊपर खलनायकी जमेगी नहीं। तो मैंने कहा चलो अपने व्यक्तित्व के विपरीत कुछ काम किया जाए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं खलनायकी को मैंने एक चैलेंज की तरीके से स्वीकार किया कि ये मेरे व्यक्तित्व के विपरीत होगा, और इसमें अपनी मैं कितनी छाप छोड़ पाता हूं, लोगों को या हंसा पाता हूं या लोगों के मुंह से अपने लिए गाली निकलवा पाता हूं, जी। ये मेरे लिए एक चैलेंज था। बिल्कुल। आपने संजय पांडे का जिक्र किया। मैंने कुछ सुना है कि जब आप और संजय पांडे एक बार सेट पे काम कर रहे थे, फांसी का सीन चल रहा था, आपको वास्तव में सचमुच फांसी लग गई और संजय पांडे जी ने बहुत तेज से चिल्लाया, अरे बचाओ बचाओ, समर्थ को बचाओ। तो क्या स्थिति, अचानक ऐसा क्या हो गया था? क्या अनट्रेंड लोग वहां आ गए थे क्या कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए कई बार शूटिंग में होता है, आप जो सोचते नहीं है अक्सर वो सारी घटनाएं घट जाती हैं। हाँ। उसमें कहीं किसी का दोष नहीं होता, कुछ मानवीय गलतियां होती हैं जो हो जाती हैं। जी। क्योंकि देखिए मशीन भी है, मशीन भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती करती है। जी। हमारे यहाँ भी चीजें हो जाती हैं। हम लोग फिल्म कर रहे थे दबंग सरकार, जी। और उसका क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, हीरो थे केसारी लाल जी। जी। तो लास्ट में मुझे और संजय भैया दोनों को फांसी के फंदे पे लटकना था, और वो पुली थी, जी। उसमें हम लोगों की हार्नेस की रस्सी और हम्म। जो गले में रस्सी है हम्म। वो वो अच्छा। दोनों एक ही अलग अलग पुलियों पे थी। हाँ। जब खींचने की बारी आई तो तकरीबन 25 से 30 फीट हम लोग ऊपर गए थे, जी। और ऊपर जाने के बाद वो जो गले की रस्सी थी वो मेरे साइड से पुलिस से उतर गई। जी।
और जब मुझे नीचे छोड़ना हार्नेस से शुरू किया तो वो रस्सी का फंदा बिल्कुल ऐसे जब्त हो गया था, पूरा यहाँ पे निशान बन गए थे। और तकरीबन आपने बहुत गहरी रिसर्च करी है सौरभ भैया, ये घर वालों को भी नहीं पता है मेरे। जी। 7 दिन तक मेरे यहाँ पे निशान बना रहा था और मैं ढंग से बोल नहीं पा रहा था, तो अच्छा। एकदम वो टाइट हो गया था। और हाँ। संजय, पहले लोगों को लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छा। तो संजय भैया ने चिल्लाया कि अरे उसको नीचे उतारो, तो उसको फांसी लग जाएगी। ओ। तो उनकी बात की गंभीरता को समझ के फाइट मास्टर वगैरह जो थे वो सब आए। अब फिर सॉरी वगैरह हुआ, लेकिन इंसिडेंट है, ये होना है, हो ही जाता है। शायद मैं ये मानता हूँ कि कोई बड़ी दुर्घटना थी जो उस वक्त टल गई। बिल्कुल समर जी, मैंने कई और विलन से बात किया है, लेकिन जब मैं आप लोगों को ऐसे बात करते देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि ये वही किरदार है जिनको देखने के बाद फिल्म में एक बार डर लग जाता था, अरे बाप रे ये क्या है। लेकिन जब आप लोग मीडिया पे आते हैं इतने सौम्य में, इतने शानदार आराम से आप लोग बात करते हैं, मतलब वो लगता ही नहीं कि हम एक विलन किरदार से जो विलन का किरदार निभाते हैं उनसे बात कर रहे हैं। मतलब ये सौम्यता जो है यही आप लोगों को एक अलग आइडेंटिटी देती है। ये सौम्यता क्या आपका रियल लाइफ और रियल लाइफ में थोड़ा अंतर जरूर है? जी बिल्कुल, देखिए हैं तो हम भी इंसान, जी। हमारे अंदर भी वही संवेदनाएं हैं जो आपके अंदर हैं। जी। हाँ, जब किरदार करते हैं तो किरदार का चरित्र निर्माण कुछ ऐसा करते हैं कि वो हमारे व्यक्तित्व से अलग दिखे। जी। आप हमें कुछ अलग देखेंगे तभी तो आप हमें उस व्यक्तित्व में स्वीकार कर पाएंगे, जी। जी। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे ये तो वही है, हम्म। कुछ अलग क्या है। जी। और रही बात खलनायकों की, मैंने तो अभी तक जितना हिंदी में भी सुना है कि प्राण साहब जैसा हातिम ताई कोई नहीं था, जी। जो हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद के लिए खड़े रहते थे। जी। समर जी, एक सवाल ये कि जो विलन का किरदार होता है, मार खाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अनट्रेंड लोग आ जाते हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि कभी पता चला फाइटिंग के सीन है और वो अनट्रेंड है, आप लोगों को चोट भी लग सकती है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं क्या? जैसे कि संजय पांडे से मेरी बात हुई तो वो कहते हैं पहले मैं तो मंदिर पर जाता था, पूजा वूजा करता था, भगवान ऐसा ना हो चोट लग जाए, क्या समर्थ भी ऐसा करते हैं क्या? जी, जिस दिन मेरी फाइटिंग वाला सीक्वेंस होता है, मन में किसी कोने में घबराहट होती है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वहां सब कुछ इतने सारे व्यवस्थित और सब ट्रेंड लोग होते हैं। हाँ। हंसी मजाक चलता रहता है, वो हंसी मजाक करके हमारे वो चेहरे से उस डर को समझ जाते हैं जी। कि आज हार्नेस पहनने वाला है, हम्म। हार्नेस पहनने के बाद ये इनको खींचा जाएगा, ये हवा में लटकेंगे। हम्म। अब देखिए, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम्म। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। हाँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, लेकिन जब मैं रोज सुबह पूजा पाठ करता हूँ उस दिन एक्स्ट्रा हो जाती है। हम्म। और शाम को जैसे काम खत्म होता है और क्लाइमेक्स वगैरह खत्म हो जाता है, और जब ये पता लग जाता है, कई बार तो हंसी मजाक में ही हम हीरो से कह देते हैं, सुनो ना यार, आप हमें गुस्से में देखना और हम ऐसे सीना पकड़ के मर जाएंगे, हार्ट जी। अटैक आ गया। हाँ हाँ। तो लेकिन होता नहीं है, कई बार हार्नेस पे टांग के मारा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, गिराया जाता है, हम्म। तो सारी चीजें होती है। पर जब काम खत्म हो जाता है तो भगवान के मंदिर पहुंच के हम्म। बोल देते हैं कि भगवान धन्यवाद, अच्छे से सब निपट गया। जी। समर जी, एक सवाल ये कि आपने कई सारे स्टार के साथ काम किया है फिल्मों में, तो आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ अभी तक देखें, या आप पर्सनली कंफर्टेबल फील करते हैं? देखिए, वैसे तो मैं सबके साथ कंफर्टेबल फील करता हूँ, उसमें कोई डिप्लोमेटिक नहीं होऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केसारी जी के साथ मेरा दर्जन सिनेमा हुआ है, हम्म। दिनेश भैया के साथ मैं तकरीबन आधे दर्जन के ऊपर सिनेमा कर चुका हूँ और एक वेब सीरीज की। जी। पवन जी के साथ 2-3 फिल्में हुई हैं, कल्लू जी के साथ 3-4 फिल्में हो गए। देखिए, आप अच्छे हैं तो आपके व्यवहार के कारण सामने सब अच्छे कंफर्टेबल हो हाँ। जाएंगे। आप अपना काम ईमानदारी से करिए, हम्म। सामने वाला काम ईमानदारी से करता है, हाँ। तो सब चीजें अपने आप सामंजस्य के साथ बन जाती है। हंसी मजाक साइड पे चलता रहता है, सारी चीजें होती रहती हैं। और मजा तो कहीं ना कहीं हमारी फिल्म बिरादरी में ही आता है, क्योंकि अब हीरो बिरादरी छोड़ चुके हैं, हाँ। तो सारे वो भाई लोग हैं, दोस्त हैं, मजाक चलता रहता है सेट पे। बिल्कुल। समर जी, एक सवाल ये कि आपने तीन नाम लिया, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव और पवन सिंह, ये जी। तीनों बड़े स्टार,
और समय चतुर्वेदी के बारे में मैंने जैसा सुना है कि आप समय के बहुत पाबंद है, सेट पे पहले पहुंच जाते हैं, अपना काम एकदम तैयार रहते हैं। लेकिन इन तीनों की अगर बात की जाए जिसके साथ आपने काम किया, इन तीनों में समय का जो सबसे पाबंद आपको कौन लगता है, जो आपके अकॉर्डिंग फिट बैठ जाता है? नहीं, सभी हैं। देखिए, कि जिसको भी सुबह 7 बजे की शिफ्ट मिलती है वो 7 बजे नहीं, 6:30 बजे, पौने 7 बजे सब पहुंच जाते हैं। क्योंकि देखिए, सबको कहीं ना कहीं समय और पैसे की कीमत पता है कि जिसका भी पैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं वो पैसा लग रहा है। और एक एक घंटा कब वो 24 घंटे और 24 घंटे कब 48 घंटों में तब्दील हो जाते हैं। तो शूटिंग के जब दिन बढ़ जाएंगे, जी। कहीं बजट बढ़ जाएगा तो कोई भी आदमी फिर से खराब हो पाएगा नहीं। ये बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैलना शुरू हो जाती हैं। जी। तो कहीं ना कहीं हर आदमी कोशिश करता है तो अपने तरीके से अपने हाँ, कई बार ये होता है, मैं को भी लगता है कि अगर थोड़ी सी तबीयत ठीक ठाक नहीं लग रही है तो मैं निर्देशक महोदय से कहता हूँ कि सर, क्या ऐसा हो सकता है कि कल मैं लेट आ जाऊं। एडजस्ट हो जाती है। जी। 2006 में आपकी 3 फिल्में आई, होगी प्यार की जीत, नचनिया एक तमाशा और गजब भइल रामा। तो एक साथ ये जो 3 फिल्में आई, तो आपको इन तीनों फिल्मों में आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? जिस फिल्में तो सभी अच्छी हैं, आपको जो अच्छी लगी? देखिए, तीनों फिल्में अलग जोन की थी। हो गई प्यार की जीत में मैं कहीं ना कहीं एक गेस्ट अपीयरेंस जैसा तो नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर था जो कमाने के लिए बाहर जाता है और यहाँ उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो वापस लौटता है, तो सारा घटनाक्रम। जी। नचनिया कहीं ना कहीं एक फिल्म थी जो उस वक्त महिला हाँ। प्रधान फिल्म थी, और जो नाचने वाली होती हैं सारी बहनें, जी। उनके ऊपर वो कहानी को दर्शाया गया था कि कहाँ कैसे वो चीजें कहीं ना कहीं समाज में आज भी उनको लेके स्वीकार किया जाता। जी। तो उस चीज को लेके बड़ा अच्छा ताना बाना कहानी का बुना गया था। और तीसरी फिल्म जो थी गजब भैल रामा, उसमें राहुल रॉय जी उस वक्त काम कर रहे थे, एक वकील का कैरेक्टर कर रहे थे और मैं ग्रे शेड कर रहा था। तो वो कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि मेरे खलनायकी की नींव थी फिल्म। क्योंकि उसमें मैंने नेगेटिव पॉजिटिव दोनों किया था कि शुरू में पॉजिटिव रहता हूँ, बाद में नेगेटिव हो जाता हूँ। हाँ। तो और उसमें रश्मि देसाई मेरी थी। तो यही कहूंगा कि गजब भैल रामा कहीं ना कहीं थोड़ा दिल के ज्यादा करीब है। बिल्कुल। क्योंकि राहुल रॉय जिनको आशिकी में हम देखते थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। फिर 2007 की बात कर लेते हैं। 2007 में जो फिल्म आई रक्षाबंधन और जय संतोषी माँ, यानी स्पिरिचुअल धार्मिक फिल्म में भी आपने काम किया है। जी हाँ। तो एक खलनायक, फिर इसके बाद क्या पूजा पाठ करके जो है माता को आप आशीर्वाद लेने के लिए इस तरीके की फिल्म की है या कुछ अलग स्ट्रेटजी? ना ना सौरभ भैया, उस वक्त तो नायक ही था। हाँ। तो नायक के जय संतोषी माँ आई तो दिमाग में कहीं ना कहीं बचपन की जय संतोषी माँ बची थी कि वो फिल्म हमेशा सुना था कि बहुत कम लागत में बनी थी और लोगों ने उसको बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया था। जी। तो जब मेरे सामने ये कहानी आई तो मैंने कहा, कहानी तो मालूम थी कि महिला प्रधान है, लेकिन कई बार आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब आपके सामने कोई अच्छा प्रोजेक्ट आता है और आप उसके हिस्सा भर होते हैं। जी। तो मुझे भी लगा कि यार, अगर कुछ ऐसा आ रहा है तो इसको करना चाहिए। हाँ। कहीं ऐसा ना हो बाद में मुझे ऐसा अफसोस हो कि यार, ये फिल्म आई थी और शायद मैं ये करता तो बहुत अच्छा रहता। बिल्कुल। 2013 में आपकी एक फिल्म आई जिसका नाम था जिंदगी जलेबी। इस समय जी। लॉकडाउन में शायद जिंदगी जलेबी सी हो गई है, लोग घर में रह रहे हैं, परेशान हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और जिंदगी वास्तव में जलेबी सी गोल गोल हो गई है, घर वाले कहते हैं कि घर के बाहर जाना नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या बाहर गए तो कोई जी पूछ बिल्कुल। लिया घर में समर्थ कहाँ गए थे? ना ना बिल्कुल ऐसा होता है। घर घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलो, बाहर से आओ तो सैनिटाइजर से हाथ धो, अपने आप को सैनिटाइज करो। ये सारी चीजें तो होती हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि सच में जिंदगी जलेबी तो हो गई है कि गोल गोल है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अपनेपन की मिठास है। बिल्कुल।
हम लोग कहीं ना कहीं सोचते थे कि परिवार के साथ समय नहीं मिल रहा, समय नहीं मिल जी। रहा। आज बहुत सारा आपको वो कीमती वक्त परिवार के साथ बिताने का मौका मिल रहा है, हम्म। जो शायद पता नहीं हम सपने में सोच सकते थे कि नहीं। हम्म। तो कहीं ना कहीं देखिए, संक्रमण काल है, एक हाँ। डर है, और डर शायद सिर्फ भविष्य को लेकर है कि ये सारी चीजें कब खत्म होंगी। हम्म। हम अपने देश को लेके चिंतित हैं, अपनों को लेके चिंतित हैं, जी। अपने परिवार को लेके चिंतित हैं। हम्म। बस यही प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाए। जी। समर्थ जी, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो लॉकडाउन में घर में अपना वक्त बिता रहे हैं और उन्होंने कई सारी सोशल मीडिया पे फोटो आई, कोई खाना बना रहा है, कोई चाय बना रहा है, जिसको जो जो आता है। समर्थ जी क्या कर रहे हैं? क्या आप भी कुछ खाना वाना बनाए, नया रेसिपी कुछ सीखे क्या? क्योंकि इससे पहले अरे आपको तो वक्त मिलता नहीं, सेट पे ही रहते थे। अंदर आप शुरुआती दौर में तो जब बंबई पहुंचे थे सौरभ भैया, तो सभी अपना कहीं ना कहीं देखिए सब संघर्ष करते हैं, हम्म। उसमें कोई ऐसा छुपा नहीं है कि हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। आए हैं तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। बिल्कुल सब बिल्कुल। अपना शुरुआती दौर में सब खाना बनाते हैं, सारी चीजें मिल बांट के, सबका काम विभाजित हो जाता है कि आज बर्तन तुम मांजोगे, आज झाड़ू पोंछा तुम करोगे। हम्म। तो वो सारी चीजें करी थी। कहीं ना कहीं देखिए, इन 60 दिनों में प्रकृति ने अपने आप को एक तरीके से सुधारा है, तो हम्म। कहीं ना कहीं लोगों ने भी अपने पुराने दिनों को याद किया है। जी। मेरे बड़े भैया ने भी खाना बनाया, हम लोगों ने खाना बना के खिलाया, हम्म। भाभी को, माँ को, भतीजा भतीजी, बिल्कुल। पिताजी की शेव करी, जो शेव खुद को बनाने में कभी आलस आता था। तो ये कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहे हैं। कविता पाठ कर लेता हूँ जब खाली समय मिलता है, क्योंकि एक वो भी रियाज होता है एक कलाकार के बिल्कुल तौर समर्थ पर भाई, कि आजकल आप। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक अकाउंट पे ज्यादातर आजकल आप कविता पाठ बहुत कर रहे हैं। क्या कविता में भी आप दिलचस्पी रखते हैं? मैं लिखने में नहीं रखता, लेकिन हाँ, मुझे अगर कोई अच्छी चीज पढ़ने को आती है और मिलती है, तो जी। मुझे लगता है कि जरूर मैं उसको पढूं। हाँ। कहीं ना कहीं मेरा उच्चारण साफ होगा, मेरे भाव समझ में आएंगे, हम्म। और आगे जाके भविष्य में अगर हुआ तो कुछ संभावनाएं तब तलाश करेंगे कि हाथ में कलम लेके चंद पंक्तियां हम भी लिख दें। बिल्कुल, यानी लॉकडाउन भले से है लेकिन घर पर भी आप लोग लगातार रियाज कर रहे हैं। कोई कविता पाठ कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, मतलब भाषा जो है, भाषा की मर्यादा जो है, जिसके लिए आप लोग जानते हैं, वो बरकरार रहे। समर जी, एक जी। सवाल और मेरा ये है आपसे कि जो स्थिति है, आपने देखा कि कोरोना वॉरियर्स को लेके मध्य प्रदेश में भी आपके इन खबरें आई, किस तरीके से अटैक हुआ। जब पुलिस वाले जाते हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है, डॉक्टर जाते हैं उन पर अटैक कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी डॉक्टर दिन रात लगे हुए हैं लोगों की सेवा में। जी उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ यही कर सकता हूं उन लोगों के लिए, जी। क्योंकि मुझे मालूम है, इवन आप मीडिया कर्मी भी, हम्म। जो रात दिन आप लोग भी घर से बाहर निकलकर हम लोगों तक जो संदेश पहुंचा रहे हैं, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जी। इसी को लेके हम लोगों ने लॉकडाउन 3 हम्म। शुक्रिया मेहरबान करके एक कविता थी, सारी जी। हमारी भोजपुरी के कलाकारों ने, जितने भी डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मी, पुलिस वाले थे, और हाँ। आप खासकर मीडिया कर्मी, हम्म। क्योंकि आप लोग वो हीरो हैं जिनको शायद मतलब बोला तो जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन सबसे पहले उंगली भी उठा दी जाती है और नजरअंदाज भी कर दिया जाता है। जी। आप अगर हम लोगों को खबर या सारी चीजों के बारे में नहीं चेताएंगे, तो हम लोग कैसे जागरूक होंगे? हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं जो बहुत दुखद हैं, हम्म। नहीं होनी चाहिए थी, जी। लेकिन शायद लोगों ने उनसे सीख ली है और लोगों को अब समझ में आ रहा है। हम्म। हमारे यहाँ सबसे बड़ा है सौरभ भैया की जो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चलती है ना, हम्म। वो अपने आप में बहुत भयंकर यूनिवर्सिटी है। जी। अब बगल से कोई छींक देगा, हम 5 डॉक्टर खड़े हो जाएंगे उसके बगल में, हाँ। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। हम्म। अरे भाई, उससे पूछो तो कि उसको छींक आई क्यों है, हो जी। सकता है उसको एलर्जी हो या एक बिल्कुल। नेचुरल प्रोसेस हो। हम्म। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर यही है, दादी नानी के जो नुस्खे चले आ रहे हैं ना, वो चले ही आ रहे हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं आपके जो भी, मैं तमाम वॉरियर्स हैं, मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि हाँ, का जो काम है वो अद्भुत है।
समर्थ भाई, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपके फैंस हैं, वो लगातार वो कमेंट कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि आपने पहला लाइन जो है समर्थ जी के लिए बोला, नायक से खलनायक। क्या वापस फिर आप नायक के किरदार में दर्शकों को देखने को मिल सकते हैं क्या? देखिए, हिंदी सिनेमा बदल रहा है तो शायद भोजपुरी सिनेमा भी बदले कभी। हाँ। कुछ कहानियां अगर ऐसी आई, अभी मैंने एक फिल्म करी है आंख मिचोली। जी। मैं उसमें ये तो नहीं कहूंगा कि मैं नायक हूं, क्योंकि उसमें नायक हमारी भोजपुरी के जो बहुत बड़े स्टार हैं, कुणाल सिंह जी के प्रकाश है। बट उसमें कहीं ना कहीं मेरा एक पॉजिटिव, हाँ, अगर कोई अच्छी कहानी आई तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी मोटा हो गया हूँ खा पी के, जी। थोड़ा सा अपने आप को सिकोड़ना पड़ेगा। और अगर कहीं कुछ ऐसा हुआ तो कोशिश कर लेंगे भैया, क्या बात है। बिल्कुल। समर जी, लास्ट सवाल, अंतिम सवाल आपसे लेना चाहूंगा, और ये सवाल आपके ऊपर पूरी तरीके से छोड़ देना चाह रहा हूं कि चलते चलते आप अपने जो फैंस हैं, आपके जो दर्शक हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनको इंडिया वॉइस के मंच से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं तमाम श्रोतागण को इंडिया वॉइस के मंच से सबसे पहले तो प्रणाम करता हूं, और सबसे कहूंगा कि देखिए, जो भी संक्रमण काल में अभी वक्त कटा है, ये मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। जिस चीज को हमने रोक के रखा था, वो शायद अब कितना फैलेगा हमको नहीं पता। तो मैं अभी भी यही कहूंगा कि जागरूकता रखिए, अपने पास सतर्कता रखिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। आप भी जागरूक रहेंगे, समाज को जागरूक करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। सुरक्षित रहिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपके अपने सुरक्षित रहेंगे, आपका देश सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। तो नायक से खलनायक बने हमारे समर्थ चतुर्वेदी को आपने सुना। उन्होंने हर बात अपनी बहुत ही शानदार तरीके से रखी, क्योंकि पहले ये नायक रह चुके हैं, अब भले से खलनायक हो, लेकिन हम भी कामना करते हैं फिर से एक बार ये नायक बने। समर्थ चतुर्वेदी, आपने इंडिया वॉइस को अपना बहुमूल्य वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो स्थिति है कोरोना के, उसको लेकर आपको सजग रहने की जरूरत है। अपने घर पर रहें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। अरे शेखर भाई, अगर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं ये पैसा तेरी हलक में से हाथ डाल के निकाल लूंगा। तो तुम्हारी इस बात को मैं क्या समझूं सोनम? धमकी या कुछ और? सुंदर, कमीनेपन में तो मैं तेरा बाप हूं। सुन, और जब भी हलचल के इलाके में आए तो नजरें नीचे और जुबान पे ताला होना चाहिए। पसंद आया शेखर को तुम्हारा ये अंदाज भी पसंद आया। तेरे की, अरे संतराम जी पहले बता देते, अरे कम से कम बेचारे की आरती तो नहीं उतारता। बस एक दाव, एक दाव। वैसे ही तुम्हारी अदाओं ने हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मिलता हुआ चलूं। मिल लिया, चल जा। अरे शेखर भाई, बस ये दांव मिल जाए। भाई इंसानों से गलती होती है, हलचल से हो गई तो कौन सी बड़ी बात।